इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ पे जो ने बोला था तुम्हारे वर्ड में एक लूप होल है। अब जो आगे बोलना शुरू करता है, पहला, ये जो तुम्हारा सो कॉल्ड लॉ है वो बहुत ज़्यादा ही इनपरफेक्ट है। तुम्हारे ये जो लॉज हैं वो अभी से 200 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन ये 7 साल पहले वाली ही बात है जब बहुत ज़्यादा एक गंदा वाला हार्वेस्ट हुआ था। तब माउंटेन बैंडिट्स ने सारे के सारे रिलीफ ग्रेन्स को चुरा लिया था जो भी गवर्नमेंट ने हम जैसे कॉमनर्स को दिया था। इस फेंगटिया कंट्री के आन्हू प्रोविडेंस में जो गैंगोंग माउंटेन है, वहाँ पे जो माउंटेन बैंडिट्स के गैंग्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं गावोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड। उस समय पे उन बैंडिट्स ने उन सभी कॉमनर्स को मार दिया था जो कि ग्रेन्स को छुपाने की या फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोई रूमर्स वाली बात नहीं है, इसमें मेरे फादर भी एक विक्टिम थे। और अगर मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए, उस समय का जो गावुंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ था यांग चियोन हो, वो डेफिनेटली 72 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड से बिलोंग करता था। क्या तुम अभी भी ये कहने की हिम्मत कर सकते हो ये जो ग्रीन फॉरेस्ट का लॉ है वो हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रूल करता है? ऐसी चीज़ें एकदम कॉमन तरीके से होती ही रहती है इस जैसे एक छोटे से प्रोविडेंस के साथ। तुम्हें क्या लगता है इस जैसे प्रोविडेंस मेरे को और कहीं नहीं मिलेंगे? अगर मैं सेंट्रल प्लेन्स में ढूंढने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे बथेर ऐसे प्रोविडेंस पड़े हुए हैं जिनको कि बैंडिट्स लूटा करते हैं समय समय पे। अगर तुम्हारे ग्रुप के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज ही इतने ज़्यादा घटिया है तो फिर तुम इनको लॉज कैसे कह सकते हो? इवन इस समय पे भी तुम्हारे इस ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट का नाम यूज़ करके कमज़ोरों को डराया धमकाया जाता है। तो इसीलिए तुम्हारा ये जो लॉजिक था हम दोनों ही सेम काइंड के पीपल हैं वो बिल्कुल ही बकवास सा है। तुमने कहा ऑर्थोडॉक्स फैक्शन तुम्हारे रिवाइज्ड लॉ को बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो लोग अपने अटेंशन को तुम लोगों को क्यों ही देंगे जो कि अपने पुराने तरीक़ों को बिल्कुल भी बदलना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग जो की बातों पे बोलता है ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन भाई जो तो रुकने वाला थोड़ा ही है, जो बोलता है दूसरा। जो तुमने कहा तुम्हारा प्रॉफिट गेन करने का तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये देखने में भले ही एक दूसरे से सिमिलर लगता हो लेकिन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन अपने पावर का यूज़ करता है अपने फोर्सेस को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा पावर को हासिल करने के लिए, और ये पावर का यूज़ करते हैं बिजनेसेस को टेक ओवर करने के लिए। ये देखने में भले ही बैंडिट्स जैसा एकदम सिमिलर लगे जो कि जगह जगह पे अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करते रहते हैं, लेकिन क्या तुम लोगों के पास इतनी हिम्मत है कि जिनके साथ भी गलत हुआ है तुम उनकी तरफ देखो, या फिर तुम लोगों की हेल्प करते हो जब उनके ऊपर डिज़ास्टर्स आते रहते हैं? क्या तुमने कभी हाइफी के कॉमनर्स को देखा है कि वो लोग नैनगोम क्लैन को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उनकी आंखों में जेलसी, फियर या फिर हॉरर भरा रहता है? नहीं, अगर तुम देखोगे तो उनकी आंखों में नैनगोम क्लैन के लिए पूरी तरीके से एडमायरेशन भरी पड़ी रहती है क्योंकि वो लोग इनकी हेल्प करते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से वो लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो भी जस्टिस इन्होंने दिलाया है। क्या उनको इन सारे इमोशंस के लिए फोर्स किया गया है? ही लॉन्ग जो कि इतनी सारी बातों को सुन के कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन इस तरफ यंग मास्टर का सीना गर्व से एकदम चौड़ा हुए जा रहा होता है। लेकिन जो अगले ही पल बोलता है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ नैनगोम क्लैन में एरोगेंट बास्टर्ड बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं अपनी ऑन ग्रीड के लिए और इनजस्टिस के लिए, लेकिन वो लोग देखते हैं उनकी तरफ जिनको कि हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि वो लोग डिज़ास्टर से ओवरकम कर सकें। ये वही चीज़ है जो कि तुम लोगों के पास नहीं है, सिविलरी और जस्टिस। जो ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है वैली को ब्लॉक करने के बाद और अपने स्वॉर्ड को दिखा करके हमें पैसेज फी को पे करने के लिए डराना, आखिर ये किस तरीके की डॉग सीट साइकोलॉजी है? क्या मुझे इन सभी को मरवा देना चाहिए अभी कभी? अब हम ई लॉन्ग पे आते हैं जहाँ पे वो कैप्टन से बोलता है, क्या अब तुम सभी लोगों को समझ में आया? मैं इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा था तुम लोगों को अवॉइड करने के लिए और इन सही से बात करने के लिए। मैं सच में एक माउंटेन बैंडिट कहलाने से नफ़रत करता हूँ। ये बोलने के बाद ये लॉन्ग अपने ऊपर का जो ग्रीन कोट होता है उसको निकाल करके फेंक देता है और बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता
आखिर ये केप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने इसको बस इसीलिए पहना क्योंकि उस बूढ़े ने मेरे को ये चीज़ दिया था और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जाओ और उस बूढ़े को बता दो मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ के जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो भाई ये कैप्टन के ऊपर तो बिजलियाँ टूट पड़ती है कि ये लोंग सीधा सीधा इनको छोड़ के जा रहा है। ये लोंग इसके बाद यंग मास्टर के पास जाता है और बोलता है अब मुझे ये करना है कि मुझे नैनगोम क्लैन को एक मार्शल आर्टिस्ट की तरीके ज्वाइन करना है। ये देख करके जो सोचता है ये मसल पिग अपने एटीट्यूड को बहुत जल्दी बदल लेता है। अब हमें ये कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा इन्होंने अपना ग्रीन ब्लड क्लॉक जो कि 3 ग्रेट ट्रेजर में से एक ट्रेजर है इस पूरे ग्रीन फॉरेस्ट का, उसको यूं ही ज़मीन पे फेंक दिया है बिल्कुल एक सड़े हुए जूते की तरह। हमारे यंग किंग जो कि 10,000 ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स को लीड किया करते थे वो अब ग्रीन फॉरेस्ट को छोड़ना चाहते हैं और नैनगोम क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हमें यंग मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है एक बैंडिट नैनगोम क्लैन को ज्वाइन कर रहा है, ये सबसे बड़ी रेडिकुलस सी नॉनसेंस सी बात है जो कि मैंने अभी तक सुनी है। ये लोंग इस पे बोलता है तुमने तो अभी देख ही लिया है ना कि मैं अभी से बैंडिट नहीं हूँ, मैंने अब से बैंडिट होना छोड़ दिया है। इस तरफ जो सोचता है तुम्हारे मसल और साइज़ के हिसाब से तुम ऑब्वियसली एक बैंडिट ही लग रहे हो अभी भी। इसके बाद यंग मास्टर बोलता है अब जब हमारे पास और कोई काम नहीं है तो चलो अपने अलग अलग रास्ते पे चलते हैं। लेकिन ये लोग भाई यंग मास्टर के कान में चिल्ला रहा होता है लेकिन मुझे तो नैनगोम क्लैन ज्वाइन करवा ले भाई। यंग मास्टर इस पे गुस्सा हो जाता है लेकिन ये लोग अगले ही पल बोलता है मैं इलरियोंग ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा डिज़ायर है कि मैं आपके क्लैन को ज्वाइन करूँ एक जियांगू के मार्शल आर्टिस्ट की तरीके। अब यंग मास्टर इसके बाद बोलता है ये जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो पार्ट है अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का और मेरा क्लैन के अंदर किसी की भी जगह नहीं है जो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बिलोंग करता है। ये लोंग बोलता है लेकिन मैंने तो पहले ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ के जा रहा हूँ तो फिर क्या दिक्कत है। यंग मास्टर बोलता है ये जो रिलेशनशिप होता है मास्टर और डिसाइपल का ये इतनी आसानी से नहीं टूटता है। ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि तुम जब चाहो तब जोड़ लो जब चाहो तब तोड़ लो। ये लोग इस पे गालियां देते हुए बोलता है अबे तू थोड़ा सा बहरा है क्या, ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को फॉर्मेलिटीज़ और जस्टिफिकेशन पसंद नहीं है क्या? मैंने कभी भी 9 बॉज वाला जो रिचुअल होता है वो किया ही नहीं है। यंग मास्टर इस पे बोलता है मैं इसके बारे में सोचूंगा अगर तुम एक लेटर लेकर के आओगे जिस पर कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग का स्टैम्प होगा जो कि प्रूव करता है कि तुमने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ दिया है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि तुम एक रिकमेंडेशन लेटर को लेकर के आओ जो कि नैनगोम क्लैन के एक डायरेक्ट लाइन के साथ से होना चाहिए। सोसो ये सुनते ही बीच में कूदते हुए बोलती है मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगी। यंग मास्टर ये सुन के एकदम हैरान होते हुए बोलता है सोसो आखिर तुम ये क्या कर रही हो। ये लोंग सोसो की बात पे अपने पैंट को फाड़ते हुए बोलता है प्लीज़ ये जल्दी से लिख दो इससे पहले कि ये अपना माइंड को चेंज कर ले। इसके बाद ये अपने पैंट के कपड़े को सोसो को देते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास एक ब्रश है या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारे उंगली को काट के तुम्हारे खून से ये लेटर लिखें। जो ये देखने के बाद अपने मन में सोचता है एक जंगली ही होता है और फिर अपने पास से एक ब्रश निकालता है और सोसो को देते हुए बोलता है प्लीज़ आप इसका यूज़ कीजिए। जो इसके बाद यंग मास्टर की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ज़रा इस बंदे की एटीट्यूड को तो देखो, इसको देख करके ऐसा लगता है ये अभी जाएगा और अपने सिस्टर के फिंगर्स को काट करके ही खा लेगा। जो से वो ब्रश लेने के बाद यी लोंग के लिए लेटर लिखने लग जाती है और इस तरफ यंग मास्टर देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाता और फिर लेटर लिखे जाने के बाद बोलता है मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे लोएस्ट रैंक के वॉरियर बने रहो। यी लोंग बोलता है ये मैटर ही नहीं करता जब तक कि मैं कोई माउंटेन बैंडिट नहीं हूँ। यंग मास्टर इसके बाद उन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं और ऊपर से ये कैप्टन और इनके सबऑर्डिनेट्स भाई इनको जाते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ वो कैप्टन का सबऑर्डिनेट कैप्टन से बोलता है क्या हम सच में इनको ऐसे ही जाने दे देंगे।
किंग जो कि हैं जब भी गुस्सा होते हैं तो वो पूरी तरीके से वायलेंस पे उतर जाते हैं। उन्होंने हमें उनके साथ इसलिए भेजा था जिससे कि हम यंग किंग को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो अब स्ट्रॉन्ग होल्ड को ही छोड़ के जा चुके हैं, तो फिर अब हम क्या करें? कैप्टन बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हम इन यंग पंक के साथ एक बहुत बड़ी फाइट शुरू कर दें? लेकिन अगर उन्होंने सिग्नल फ्लेयर को फायर कर दिया या फिर और भी कुछ, तो फिर हमें हेनियन ब्रांच के मुरिम अलायंस के ड्रैगन कॉम्बैट स्क्वाड का सामना करना पड़ेगा। इस पर वो टकला सबऑर्डिनेट बोलता है, तो फिर अब हम क्या करें? मैं सच में डरा हुआ हूँ। कैप्टन बोलता है, पहले तो जाओ और वो ग्रीन ब्लड केप को लेकर के आओ, फिर हम अपने कपड़ों को चेंज करके उन सभी के पीछे जाएंगे। और क्या तुम सभी के पास ह्यूमन फेस मास्क है? इसके बाद हमें कैप्टन से सीन शिफ्ट होकर के कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीगल बोलता है, कोई ऐसा बंदा जिसने कि अभी अभी क्लैन को ज्वाइन किया है, जो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक पे है, जिसके पास एक भी पोजीशन नहीं है, वो आखिर हमारे साथ ये हॉर्स कैरेज में क्यों बैठा हुआ है? ये सुन के यंग मास्टर एनॉय होते हुए अपने मन में सोचता है, अगर ये मेरी सिस्टर के वियर प्रेफरेंस की वजह से नहीं होता तो फिर मैं ये पसंद करता कि इसको लात मार के कैरेज से बाहर निकाल दूं। जीगल बोलता है, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अच्छी खासी स्टेमिना है, तो फिर कैसा होगा कि तुम चल के ही आओ? यीलोंग बोलता है, मेरा स्टेमिना उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। जीगल बोलता है, कम ऑन, ऐसे नॉनसेंस वाले जोक बनाना बंद भी करो। सोसो बोलती है, वो भले ही सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक हो हमारे वॉरियर्स में से, लेकिन हमें उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे क्रेडिट देना चाहिए। क्या यह गलत है किसी ऐसे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना जो कि फर्स्ट डिसाइपल है ग्रीन फॉरेस्ट किंग का? जो सोसो की बात पे अपने मन में सोचता है, एक मिनट रुको जरा, क्या तुम एक ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की मेंबर नहीं हो? क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम एक लीडर के साथ बैठो जो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का नेक्स्ट जनरेशन का हेड होने वाला है? सोसो बोलती है, अच्छा उन सभी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कितने सिबलिंग्स हो? जो ये देख करके सोचता है, क्या ये ट्राई कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का? यीलोंग बोलता है, हम लोग टोटल 7 हैं, मेरे फादर जो कि है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आफ्टर ऑल। जीगल इस पे बोलता है, मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर का नाम इलरियोंग है, जिसका कि मतलब होता है 2 नंबर। यीलोंग जीगल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और मेरे सबसे छोटे भाई का नाम चिलरियोंग है, जिसका कि मतलब होता है नंबर 7। जो ये देख करके कि हैरान हो जाता है कि यीलोंग अपने भाइयों के बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी कतरा नहीं रहा है, बल्कि उन सभी का नाम तक बता रहा है। सोसो बोलती है, क्या इन सभी का मतलब ये है कि तुम सभी के सभी भाई ही हो? यीलोंग बोलता है, नहीं, नंबर 3 जो कि है वो डॉटर है। सोसो बोलती है, तो फिर क्या उसका नाम रियोंग है? रियोंग का मतलब ड्रैगन होता है। यीलोंग बोलता है, नहीं, सिंस वो एक औरत है उसका नाम बोंग है, और अगर उसका पूरा नाम बोला जाए तो वो होगा जांग सैम बोंग, और बोंग का मतलब होता है फीनिक्स। यीलोंग के भाई बहनों का नाम सुन के यंग मास्टर तो भाई अपनी मन ही मन में इतना ज़्यादा हंसे जा रहा होता है कि क्या ही बोलूँ। जो इसको देख करके जीगल से बोलता है, इसने अपनी आँखें ओपन करी ना? जीगल बोलता है, हाँ लगता तो है। ये लोग इतनी सारी बातें करने के बाद अब फाइनली पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे जीगल बोलता है, लेकिन आखिर तुमने हम पे अटैक क्यों किया? यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना? यीलोंग बोलता है, मैं तुमसे हेल्प के लिए पूछने वाला था। जीगल बोलता है, हेल्प? यीलोंग बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे सच में द ग्रेट यंग ड्रैगन समिट को ज्वाइन करना था, लेकिन मेरे उस आइडेंटिटी की वजह से किसी भी तरीके से मैं बैंक्वेट को ज्वाइन कर ही नहीं सकता। जीगल इस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने इतना सब कुछ किया बस उस बैंक्वेट को ज्वाइन करने के लिए? यीलोंग इस पर जीगल से माफ़ी मांग लेता है, और ये देख करके जो सोचता है, ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी चीज़ें ये करता है उसके लिए। सोम्योंग बोलता है, क्योंकि तुम एक नैनगोम क्लैन के वॉरियर हो तो इसीलिए हम तुमको सही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर तुम सच में 17 ईयर ओल्ड ही हो तो तुम्हें हमसे एकदम फॉर्मली बात करनी चाहिए। अगर तुम वैसी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं दिखाओगे तो तुम एकदम ही एक अनऑर्थोडॉक्स के बंदों की तरह लगोगे।
यीलोंग ये सुन के उन सभी से पूछता है, आखिर तुम सभी कितने ज़्यादा ओल्ड हो। जीगल बताता है, लेडी सोसो को छोड़कर यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे तुमसे बड़े हैं। यीलोंग ये सुनने के बाद एकदम हंसते हुए बोलता है, चलो फिर मैं ऐसा करूँगा क्योंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स का बंदा हूँ अब से। और फिर ये एकदम चमकती हुई आंख से जो को बोलता है, ब्रदर। जो इस पे बोलता है, अबे ऐसे मत बोल। यीलोंग इसके बाद यंग मास्टर को भी बोलता है, ब्रदर नैनगॉम। यंग मास्टर इस पे एकदम चिढ़ते हुए बोलता है, एक और बार ये बात क्या है, मैं तेरे मुंह को ही अपने स्वॉर्ड से काट दूंगा। यीलोंग इसके बाद जीगल को भी बोलता है, ब्रदर जीगल। जीगल ये सुन के तो भाई अपने पास से तलिस्मान निकाल लेता है और बोलता है, दोबारा ऐसा मत कहिए। इसके बाद चमकती हुए आंखों से सोसो बोलती है, इलरियोंग। यीलोंग बोलता है, सो पीछे से अपना जो इनको देख करके क्रीप आउट हुए जा रहा होता है। और इस सीन पे भाई मेरा कमेंट करना तो बनता ही है, लो भाई देखो आ गए दो पागल एक साथ। इसके बाद इनका सफ़र ऐसा ही 15 दिनों तक चलता रहता है और 15 दिनों तक चलते चलते सोसो एक थकी हुई बोलती है, मुझे सच में एक बहुत अच्छा सा शावर लेना है। जीगल बोलता है, हम लोग बस वहाँ पे पहुँच ही गए, हम जल्द ही अपने फर्स्ट गैदरिंग पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। देखा जाए तो भले ही माउंट हुआ सेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये उनके लिए भी टफ होगा जब अचानक से ही उनके पास इतने सारे लोग अपेयर हो जाएंगे, तो उनको भी ये मैनेज करने में दिक्कत होगी। पांचों ग्रेट फैमिली पहले तो हवेल इन में गैदर होगी। हम लोग जल्द गवर्नमेंट रोड पे और भी फैमिलीज़ के फ्लैग देखने वाले हैं। सोमयोंग इस पे अपना चेहरा कैरेज से बाहर निकालता है और बोलता है, मुझे लगता है मैं उसको पहले ही देख पा रहा हूँ। जीगल बोलता है, एक येलो फ्लैग जिसपे कि एक ब्लैक टॉर्टोइज बना हुआ है। यंग मास्टर बोलता है, मुझे इस बात पे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मुझे अपना समय उन जैसे बददिमाग बास्टर्ड्स के साथ बिताना पड़ेगा। यीलोंग बोलता है, आखिर वो लोग है कौन। ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है कि इतने ज़्यादा मसल वाले लोग ग्रीन फॉरेस्ट में भी दिखें। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एकदम ही कबड्डी वाले पोज में रास्ते के बीच में खड़े हो रखे होते हैं। कोई इनको ये जा कर के बताओ भाई कि रास्ते के बीच में ऐसे बॉडी बिल्डिंग नहीं किया करते। चलो भाई इसी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।